हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक टेक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एल्गोरिदम एनालिसिस विद ऑल द कीवर्ड्स जो हमें पेपर में देखने को मिलते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होता है, बेस्ट वर्स्ट एवरेज केस क्या होता है, ग्रोथ रेट, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, यानी हर चीज को समझ लेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कि ये क्या होता है। ये वीडियो हमारे व्हाट इज एल्गोरिदम वाले का सेकंड पार्ट है, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने एल्गोरिदम के बारे में पूरा समझ लिया था। अब हम जो है एल्गोरिदम एनालिसिस को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, इनमें से एक एक टर्म के ऊपर भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को मैंने फर्दर फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस डिटेल में एक्चुअली क्या होता है, विद क्वालिटी पैरामीटर्स और ये तीनों केसेस के साथ। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सारी टेक्निकलिटीज इन डिटेल कि हर चीज का क्या मतलब है और इसके सब टॉपिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाते हैं इस बात पे कि एल्गोरिदम एनालिसिस क्या होता है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी काम को करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप बताना इज कॉल्ड एल्गोरिदम। यानी अगर आप मुझे बताते हैं कि दो नंबर्स को कैसे ऐड करना है, तो आप कहते हैं स्टेप वन एक नंबर लेना ए, स्टेप टू एक नंबर लेना बी, स्टेप थ्री दोनों को प्लस कर देना, स्टेप थ्री जो भी आंसर, स्टेप फोर जो भी आंसर आएगा उसको सम नाम के वेरिएबल में सेव कर लेना, स्टेप फाइव सम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा देना। तो आप ये क्या करें, 5 स्टेप्स में मुझे बता रहे हैं कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। इसी स्टेप वाइज चीज को बताना कहते हैं एल्गोरिदम। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस कहता है कि आप किसी काम को करने का तरीका बता रहे हैं हमें, लेकिन एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं और हमारा गोल होता है बेस्ट तरीका ढूंढना। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि ए से डी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे आप बी सी ई एफ से गुजरते हुए डी तक पहुंच सकते हैं, या एक रास्ता है कि आप ए से जी और जी से सीधा डी पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कहेंगे ये वाला रास्ता चूज करो, ये छोटा रास्ता है, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, आपके पास दो तरीके थे, दोनों में से आपने कहा ये वाला एफिशिएंट नहीं है, ये वाला एफिशिएंट है। तो इसी पे एल्गोरिदम एनालिसिस जो है फोकस करता है। यानी ये कहता है हमारा काम है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप तरीका बताना किसी काम को करने का। ये एनालिसिस कहता है हम पहचानेंगे ये तरीका कितना सही है, यानी कितना अच्छा है। तो डेफिनेशन कहती है कि एनालिसिस का मतलब है हम इवेल्युएट करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि एक एल्गोरिदम कितनी एफिशिएंट है और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। जब भी कोई एल्गोरिदम कम टाइम में कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका काम परफॉर्म करा देती है, तो हम उसे एक अच्छी एफिशिएंट परफॉर्मेंस वाली एल्गोरिदम कहते हैं। तो यही जो है हम इसमें पता लगाते हैं, इसीलिए हम एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं। पर्पस क्या है? हेल्प करती है आपको चूज करने में सबसे ज्यादा सूटेबल एल्गोरिदम। बिल्कुल वही कि एक से दूसरे तक पहुंचने के दो या दो से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। आपको चूज करना है कि कौन सा वाला रास्ता हमारे लिए बेस्ट बैठेगा, जिसमें हमारा सबसे कम टाइम, सबसे कम स्पेस और सबसे एफिशिएंट तरीका रहेगा। तो यही है पर्पस एक एल्गोरिदम को एनालाइज करने का। जब आप आगे जाके और सॉर्टिंग सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जैसे सर्च करने के लिए लीनियर सर्च एक एल्गोरिदम है, बाइनरी सर्च भी एक एल्गोरिदम है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बाइनरी सर्च को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो लीनियर सर्च के मुकाबले कम टाइम में जल्दी काम करा देती है। अब दोनों ही क्या है, सर्च करने के तरीके हैं, लेकिन बाइनरी वाले को प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो कौन से पैरामीटर्स पे हम कहते हैं कि एक एल्गोरिदम जो है एफिशिएंट है? पहला है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मतलब है किसी भी तरह का वैलिड और इनवैलिड इनपुट आ जाए आपका प्रोग्राम क्योंकि एल्गोरिदम क्या है, सिर्फ एक तरीका है, यानी आप किस तरीके का कोड लिखेंगे। तो आपकी जो एल्गोरिदम है वो सारे तरीके के वैलिड और इनवैलिड इनपुट्स को हैंडल करने के लायक होनी चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने एक एल्गोरिदम लिखी जिसमें 4 डिवाइड बाय 2 करने से तो आंसर 2 आ जाता है, लेकिन किसी ने अगर 4 डिवाइड बाय 0 डाल दिया तो इसका आंसर एक नंबर नहीं आएगा, इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। अब ये एक प्रॉब्लम है जो आपने सोची नहीं थी। तो क्या आपकी एल्गोरिदम जो है वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स को हैंडल कर सकती है? अगर कर सकती है तो दैट मीन्स ये एक रोबस्ट एल्गोरिदम है। सेकंड कहता है मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए एल्गोरिदम की, यानी आप ऐसा तरीका बताएं काम करने का, कोड करने का, जिससे लिखा हुआ कोड आगे जाके फ्यूचर में अपडेट और मॉडिफाई करना आसान हो। यानी अगर हमें कोड में कुछ चेंज करना पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि आपने एक पैरामीटर चेंज किया और उसकी वजह से आगे पूरे कोड में एरर्स आने लग गए। तो मेंटेनेबल होना चाहिए आपका कोड, ऐसी एल्गोरिदम आपको बतानी है। तीसरा है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कहती है कि बढ़ते हुए साइज को हैंडल कर पाए। यानी अगर आप ऐसी एल्गोरिदम बताएं कि अगर आज आपके 100 यूजर आपके प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं और कल को ये 1000 यूजर बन जाते हैं, तो आप ऐसा प्रोग्राम लिखें, ऐसी एल्गोरिदम लिखें जो इतना लोड लेने के भी लायक हो। ऐसा ना हो कि 100 पे ठीक चल रही थी, 1000 आते ही क्रैश होने लग गई। तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है मॉड्यूलैरिटी होनी चाहिए, यानी आप ऐसे एल्गोरिदम बताएं कि ऐसे तरीके का कोड लिखने का आप जो है तरीका बताएं कि पूरी जो प्रॉब्लम है
उसको छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ा जा सके। जिन मॉड्यूल्स को बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सके, दूसरे मॉड्यूल्स को डिस्टर्ब करे बिना। जैसे आप कहते हैं कि हमें कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, तो रेदर देन कि आप पूरा जो है कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखते चले जाएँ, उससे अच्छा है आप ऐसा करें कि आप एक फंक्शन बनाएँ ऐड करने का, एक अलग फंक्शन बनाएँ सब्ट्रैक्ट करने का, अलग फंक्शन बनाएँ मल्टीप्लाई का, अलग फंक्शन बनाएँ डिवाइड का। यानी अगर कल को आपको कोई बता दे कि आपके डिवाइड वाले फंक्शन को चलाने से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहीं के यहीं इसी मॉड्यूल में करेक्शन कर दें, इन सबको आपको छेड़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसे कहते हैं मॉड्यूलैरिटी, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में अपने काम को बाँट लेना। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ये कहता है कि आप ऐसी एल्गोरिदम बनाएं जिसमें लूप होल सबसे कम हो। लूप होल का मतलब होता है कि आपने कोड तो करा लेकिन आपने ऐसा कोई तरीका छोड़ दिया कि अगर ये किसी के दिमाग में आ गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपने कहा 4 डिवाइड बाय 2 करने से 2, हमारा तो आंसर बिल्कुल ठीक आता है। किसी के दिमाग में आ गया कि अगर मैं 4 डिवाइड बाय 0 डाल दूं, यानी यहाँ 2 की जगह 0 डाल दूं, तो इसका आंसर ही नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड जो है वो आंसर आएगा ही नहीं, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो इन्हें कहते हैं लूप होल्स। तो आपको ऐसी एल्गोरिदम बतानी है जिसमें कोई लूपहोल्स ना हो, तो आपके जो प्रोग्राम की सिक्योरिटी है वो इंटैक्ट रहे। क्योंकि जैसे अभी 4 डिवाइड बाय 0 करके आपका प्रोग्राम क्रैश करा दिया, ऐसे ही छोटे-छोटे लूपहोल्स को जो है हैकर्स ढूँढते हैं, आपके वेबसाइट, ऐप्स वगैरह में मैलिशियस सॉफ्टवेयर डालने के लिए, जैसे वायरस इंजेक्ट कर दिया। तो आप इतना इंटैक्ट और सिक्योर कोड करें कि कोई गुंजाइश ना हो आपके कोड को मॉडिफाई कर पाने की। नेक्स्ट कहता है यूजर फ्रेंडलीनेस। आप ऐसा एल्गोरिदम लिखें जिससे ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम बनकर आए जो इजी टू अंडरस्टैंड भी हो और यूज करने में भी आसान हो। नेक्स्ट कहता है परफॉर्मेंस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सारा जो एनालिसिस है वो इसी की वजह से किया जाता है कि हमें ऐसी एल्गोरिदम यानी ऐसा तरीका बताओ जिससे जब हम प्रोग्राम लिखें, जो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है जब आपके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम आपको बढ़िया काम करा के दे रहा है, कम से कम टाइम ले रहा है, कम से कम स्पेस ले रहा है। यानी एक प्रोग्राम 8 GB स्पेस लेता है अगर आपकी रैम की, उसी प्रोग्राम को अगर आप कहते हो 4 GB स्पेस की रैम में भी हम चला देंगे, तो ये आप कहते हो आपने ऑप्टिमाइज कर दिया, क्योंकि आंसर तो वही आ रहा है लेकिन स्पेस बड़ी कम ले रहा है कंप्यूटर में। तो इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज करना, यानी परफॉर्मेंस बढ़िया करना एल्गोरिदम की। तो यही सबसे मेजर पॉइंटर है, इसी की वजह से एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि हमें ढूंढनी होती है ऐसी एल्गोरिदम जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हो बाकी सबसे कंपैरिजन में। तो ये थे पैरामीटर्स की एल्गोरिदम एनालिसिस क्या होता है और कौन से पैरामीटर्स पे हम एनालिसिस करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि एक अच्छी एल्गोरिदम ये है कि नहीं। आगे आ जाते हैं और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल से देखिए कि एनालिसिस जो है जनरली कैसे चलता है। जैसे आप कहते हैं हमने एक काम को करने का एक तरीका बताया, एल्गोरिदम 1, इसमें किसी एक तरीके से वो काम होता होगा। उसी सेम काम को करने का आपने दूसरा तरीका बताया, एल्गोरिदम 2। अब ये एनालिसिस किया कैसे जाता है, आप इस बात को समझे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप कहें कि एक एल्गोरिदम जो है वो 10 सेकंड ले रही है काम करने में, दूसरी एल्गोरिदम जो है वो 5 सेकंड ले रही है काम करने में, तो आप कहेंगे दूसरी वाली एफिशिएंट है। ऐसा नहीं होता है। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम सेकंड्स में टाइम नापते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम एल्गोरिदम का जब एनालिसिस करते हैं तो हम अच्छे बुरे का पता लगाते हैं ऐसे। आइडेंटिफाई करिए दोनों में प्रोमिनेंट ऑपरेशंस क्या है। प्रोमिनेंट ऑपरेशन का मतलब होता है, हो सकता है ऊपर आपने कुछ हेडर फाइल्स लिख रखी हो, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हो, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख रखी हो, ये सब प्रोमिनेंट ऑपरेशन नहीं है। प्रोमिनेंट ऑपरेशन है जहां आपने एक्चुअल लॉजिक लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने कोई लूप बना रखा है, इसी में जो है मेजर काम कुछ परफॉर्म हो रहा होगा, तो ये है इसका प्रोमिनेंट ऑपरेशन। ये सब सपोर्टिंग ऑपरेशंस है। तो कहता है कि इस एल्गोरिदम का जो है प्रोमिनेंट ऑपरेशन पहचानिए कि प्रोमिनेंट जो इसका मेजर पार्ट है कोड का जिसपे सारा लॉजिक टिका हुआ है वो क्या है। फिर कहता है इग्नोर ट्रिवियल ऑपरेशंस, वही हेडर फाइल्स, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन सबको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगला कहता है आप ऐसा फंक्शन बनाइए जो इनपुट ले और फिर आपकी दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम परफॉर्म करा पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि हमें दो नंबर्स को ऐड कराना है, तो आपको ये तो पता चल गया कुछ हेडर फाइल लिखनी होगी, कुछ हमें इंट वगैरह करना होगा, वेरिएबल बनाने होंगे, कुछ प्रिंट स्कैन करने होंगे। फिर आप कहते हो कि यहाँ हम लॉजिक लिखेंगे दो नंबर्स को ऐड करने का। तो ये पहले स्टेप में कह रहा था कि प्रोमिनेंट ऑपरेशन पहचान लीजिए। प्रोमिनेंट ऑपरेशन है दो नंबर को ऐड कराना। इग्नोर कर दीजिए ट्रिवियल ऑप्शंस को, इन सबको इग्नोर कर दो, इनको काउंट मत करना कि इतनी लंबी एल्गोरिदम लिख दी। ये सब जो है ये हमारे लिए कितने काउंट में नहीं है, चाहे कितनी भी लाइन्स इसमें लिखी हो। आगे कहता है ऐसा फंक्शन बने जो आपका काम मेजरली कराएगा इनपुट के साथ। ये है आपका मेजर काम। ये ए और बी वेरिएबल का इनपुट लेगा, उन दोनों को प्लस कराएगा और आंसर को जो है सम में सेव कराएगा। यही है आपका मेजर काम, ऐसा फंक्शन जो इनपुट के साथ आपका काम करा रहा है। अब देखिए ये तो था एक तरीका कि आपने कहा प्रिंट स्कैन करा लेंगे फिर सम में ए और बी सेव करा लेंगे। ऐसे ही हो सकता है आपने दूसरा तरीका भी बना रखा हो कि आप कहेंगे पहले ए की वैल्यू डी में डाल देंगे, फिर बी की वैल्यू ई में डाल देंगे,
फिर डी और ई को प्लस करा लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सम में सेव करा लेंगे। अब देखिए दोनों तरीकों में ना नंबर ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा यहाँ पे आपने एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कराया, यहाँ अननेसेसरी आपने दो ऑपरेशन परफॉर्म कराए। ए की वैल्यू को डी में डालना, बी को ई में डालना, इनकी जरूरत भी नहीं थी, इनके बिना भी काम हो सकता था। तो यही इस स्टेप में कह रहा है ये, कि पहली एल्गोरिदम और दूसरी एल्गोरिदम में देख लो, कंपेयर कर लो फंक्शंस को, कि दोनों में से कौन सा ऐसा है जो उसी सेम काम को कम नंबर ऑफ स्टेप्स में करा पा रहा है। तो डेफिनेटली ये तो नहीं करा पा रहा, यही करा पा रहा है, तो हम कहेंगे यही वाली प्रेफर्ड है हमारी। तो बस जब हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम कम नंबर ऑफ स्टेप्स में ये काम करा पा रही है जो हमें चाहिए, हम उसी को मान लेते हैं कि यही बेटर एल्गोरिदम है, उसी को चूज कर लेते हैं। तो ये है एक जनरल फ्लो कि एनालिसिस कैसे करते हैं, आप दो एल्गोरिदम को कैसे कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में हमें कुछ जरूरी पॉइंट जरूर याद रखने होते हैं, और ये आपको बताने भी हैं जब क्वेश्चन पूछा जाए, कि कभी भी एल्गोरिदम एनालिसिस में कन्वेंशनल टाइम यूनिट को यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कहते हैं 10 सेकेंड और 5 सेकेंड ले रही है, ये सब यूज नहीं करना होता। सेकेंड्स और मिनट्स में आप कभी भी अपनी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को नहीं नापेंगे। क्यों नहीं नापेंगे, इसका एक रीजन है बहुत प्रोमिनेंट। देखिए, कुछ सिस्टम्स ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है 1 टेराबाइट की मेमोरी हो, 16 GB रैम हो। कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जिनमें 500 GB की एसएसडी लगी हुई हो और 8 GB की रैम लगी हुई हो। तो ये आप देख रहे हैं दोनों में बिल्कुल क्लियर जो है हार्डवेयर का डिफरेंस आ गया है। एक में नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी है, एक में एसएसडी लगी हुई है, तो हम सोचते हैं डेफिनेटली एसएसडी तो फास्ट ही चलती है। एक में 16 GB रैम लगी है, एक में 8 GB लगी है, तो हमें पता है कि इसमें ज्यादा स्पेस है प्राइमरी मेमोरी के लिए। तो यानी अलग अलग सिस्टम्स में जो है हार्डवेयर के डिफरेंसेस हो सकते हैं, और काम कितनी तेज परफॉर्म किया जाएगा या कितने अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा, वो डेफिनेटली हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। ये आपको भी पता होगा, अगर किसी फोन में 2 GB रैम होती है तो एप्स जो है बड़ी अटक अटक के चलती हैं। वहीं किसी फोन में अगर 8 GB रैम होती है तो बड़ा स्मूथ चलता है वो। तो हार्डवेयर पे जो है डिपेंडेंसी रहती है काम की। तो हम कहते हैं सेकंड्स और मिनट्स में जो है हमें एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को नहीं नापना है, क्योंकि हार्डवेयर पे जो है हैवी डिपेंडेंसी रहती है एल्गोरिदम की। अगर कोई स्लो एल्गोरिदम है, अगर आपने एक बहुत स्लो एल्गोरिदम लिखी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि डी में ए की वैल्यू सेव करा लेना, फिर ई में बी की वैल्यू सेव करा लेना, फिर सम में डी और ई को प्लस करा लेना, तो ये आप अननेसेसरी 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे थे। लेकिन अगर इसी को आपने किसी बढ़िया सिस्टम पे चला दिया, 16 GB रैम वाले पे और ऐसे अच्छी एसएसडी पे, तो क्या होगा, ये भी तेज चल जाएगी ऐसे सिस्टम पे। तो अगर ये मान लीजिए 2 सेकंड में ही एग्जीक्यूट हो गया, तो आप तो कहोगे कि ये तो बहुत अच्छी एल्गोरिदम थी, ये तो 2 सेकंड में ही एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं, ये अच्छी एल्गोरिदम नहीं थी। ये तेज सिर्फ क्यों चली, क्योंकि हमारे सिस्टम का हार्डवेयर उतना केपेबल था कि उसने जल्दी एग्जीक्यूट करा दिया। वहीं पे अगर आप इस एल्गोरिदम को 4 GB रैम वाले सिस्टम पे चलाने लगेंगे, तो ये सेम एल्गोरिदम जो है इस सिस्टम पे स्लो चलने लग जाएगी। तो ऐसे हम टाइम की मदद से पता नहीं लगा सकते कौन सी एल्गोरिदम कितनी फास्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी होती है। एक स्लो एल्गोरिदम भी अच्छे बढ़िया कंप्यूटर पे तेज चल सकती है, अगर अच्छी फास्ट लैंग्वेज में लिखी हुई हो। तो इसलिए हमें टाइम पे नहीं जाना है, टाइम पर नहीं जाना। नेक्स्ट कहता है एल्गोरिदम एनालिसिस जब हम करते हैं, तो हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि कोई एल्गोरिदम अगर 10 सेकंड में काम करके दे देगी तो ये एफिशिएंट होगी, अगर 10 से 11 हो गया तो हम इसे एफिशिएंट नहीं मानेंगे। हमारा फोकस ये है ही नहीं। हो सकता है ये वाली एल्गोरिदम 120 सेकंड में काम करती हो, ये वाली एल्गोरिदम 180 सेकंड में काम करती हो। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी कि 10 सेकंड में जो बढ़िया काम करेगी उसी को मैं बढ़िया मानूंगी, तो उस हिसाब से तो ये दोनों ही बेकार हो गई। तो हमें ये सब नहीं करना होता है, हमारा फोकस होता है रिलेटिव एफिशिएंसी पे। रिलेटिव मतलब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में से जिसका आपको सही लग रहा है उसी को हम बेटर मानेंगे। यानी टाइम से, एक तो हमने बोल दिया टाइम से मत नापना, दूसरा हम कहते हैं कभी भी ये मत बोलना कि अगर कोई एल्गोरिदम 5 स्टेप में काम खत्म कर देगी तो हम इसे अच्छा मानेंगे। हम सिर्फ ये मानेंगे कि मेरे सामने दो एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम 100 स्टेप में काम कर पा रही थी, एक एल्गोरिदम 250 स्टेप में कर रही थी। तो मैंने बोला 100 वाली ठीक है, क्योंकि इसने कम स्टेप्स परफॉर्म करे तो ही काम परफॉर्म करा दिया। तो हमें रिलेटिव एफिशिएंसी देखनी होती है, ना कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम की इतनी जल्दी करा दिया। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है यूनिफॉर्म अजम्पशन। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सारे ऑपरेशन जो है वो इक्वल टाइम लेंगे हर मशीन पर। यानी हम ये बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे कि 8 GB पे जो है ये वाला ऑपरेशन 2 सेकंड में परफॉर्म हो जाएगा और 4 GB पे जो है ये 8 सेकंड में परफॉर्म होगा। हम ये सब अज्यूम ही नहीं करते, हम यूनिफॉर्म अजम्पशन करते हैं। हम ये मानते हैं कि इसको 100 स्टेप चलने पड़े, इसको 250 स्टेप चलने पड़े, कोई सी भी मशीन हो, सारे स्टेप जो है बराबर टाइम लेंगे, बराबर एफर्ट लगेगा, तभी हम जो है सही डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट कहता है यूज ऑपरेशन काउंट। तो बिल्कुल यही बात जो हमने अभी कहा कि हम यूनिफॉर्म मानेंगे कि सारे ऑपरेशन जो है बराबर टाइम लेंगे। अब देखिए इसी से हम इस पर डिराइव हो गए। मैंने कहा हम ये अज्यूम करेंगे कि इसमें 100 स्टेप चलने पड़ेंगे,
तो 100 के 100 स्टेप में से हर स्टेप जो है 1 सेकंड लेता होगा एग्जीक्यूट होने में। इसमें 250 स्टेप लगेंगे, तो मैं ये मान रही हूँ कि 250 के 250 स्टेप हर स्टेप 1 सेकंड लेता होगा एग्जीक्यूट होने में। तो हम जो है टाइम पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अब जब हमें पता चल गया सारे स्टेप बराबर ही टाइम लेते हैं, तो हमें टाइम को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है नंबर ऑफ स्टेप्स को। तो वही जो है ये पार्ट कहता है। ये पार्ट कहता है हमें सेकंड्स नापने नहीं है, हमें सिर्फ ये नापना है कितने की ऑपरेशंस इसको परफॉर्म करने पड़े। जैसे हेडर फाइल, वेरिएबल बनाना, इनपुट आउट स्कैन और प्रिंट कराना, इन सब के अलावा जो आपका मेन लॉजिक था, उस मेन लॉजिक को करने के दौरान इसको कितने स्टेप्स चलाने पड़े। हो सकता है इसको 100 चलाने पड़े, हो सकता है इस वाली को 250 चलाने पड़े। तो अब इस बेस पे हम कहेंगे कि इसने 100 ही स्टेप्स में काम खत्म कर दिया, जबकि ये 250 में कर रही थी। तो ये वाली जो है एक अच्छी एल्गोरिदम है, ये वाली इससे कंपैरिजन में बेकार है। तो हमें सिर्फ की ऑपरेशंस को कंसीडर करना है, ना कि टाइम को। तो ये थे 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एल्गोरिदम एनालिसिस के बारे में जो हमें बताने होते हैं, तभी हमारा आंसर जो है कंप्लीट माना जाता है। आगे आ जाते हैं और अब ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यानी जब भी हम किसी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं, तो हम कौन से टाइप्स या कैटेगरीज में जो है उसकी परफॉर्मेंस को बांटते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस के बेस पे हो सकती है, पर हम जो है मेजरली इनपुट कंडीशंस के बेस पे ही नापते हैं। वैसे और भी तरीके होते हैं। तो इनपुट के बेस पे देखिए, इनपुट के बेस पे हमारे पास 3 कैटेगरी है जिसमें हम नाप सकते हैं एक एल्गोरिदम का एनालिसिस किया गया। कौन से? सबसे बुरा, वर्स्ट केस, सबसे बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है? बेस्ट केस, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? एवरेज केस, कि मोस्टली कामों में यही होगा, ऐसा ही होता है। मैं यहाँ एक एग्जांपल बना रही हूँ और इसी से आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पास एक एरे है, आपने कहा इस एरे में कुछ नंबर्स हैं, ऐसे कुछ नंबर जो है इस एरे में सेव हो रखे हैं। अब वर्स्ट केस क्या होता है? वर्स्ट केस कहता है कि मान लो यूजर से आपको बोला गया, यूजर ने बोला कि मुझे इस एरे में एक नंबर सर्च करना है, आप सर्च करके बताओ 7 कौन सी पोजीशन पे है इस एरे में। अगर आप लीनियर सर्च से सर्च कर रहे हो, लीनियर सर्च क्या करता है? बारी बारी सर्च करता है। पहले को देख लो ये तो नहीं है कहीं, दूसरे को देख लो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तीसरा देखो ये भी नहीं है, चौथा देखो ये भी नहीं है, पांचवा देखो ये भी नहीं है, लास्ट वाला देखो। अब इस केस में क्या हुआ? आपकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि आपने जो नंबर इनपुट किया वो सबसे लास्ट पोजीशन पे बैठा था। तो आपकी एल्गोरिदम को कितने कंपैरिजन करने पड़े? 1 2 3 4 5 6, 6 बार उसे चेक करना पड़ा, तब जाके आपका जो है आंसर उसे मिला। तो इसे कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। यानी वर्स्ट केस क्या कहता है? मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा क्या लग सकता है आपके एल्गोरिदम को एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनपुट लेने के बाद, कि यूजर ने इनपुट ही ऐसा डाल दिया जिसका जल्दी आंसर आ ही नहीं सकता, उसका आंसर सबसे लेट ही आएगा, लास्ट स्टेप में ही मिल पाएगा आपको। तो इसे कहते हैं वर्स्ट केस। तो ये बताता है कि वर्स्ट केस में आपकी एल्गोरिदम कैसा परफॉर्म करेगी, यानी कितने टाइम और स्पेस में ये इस काम को परफॉर्म कर देगी। ऐसे ही बेस्ट केस कहता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी हो सकती है। जैसे आपने कहा इनपुट करो एक नंबर सर्च करने के लिए, यूजर ने बोल दिया 3 सर्च करके बता दो कहाँ पे है। आपने क्या किया? सर्च करना शुरू करा, पहली वैल्यू सर्च करो, पहले पे मिल गया आपको कि ये तो यहीं पे बैठा हुआ है। तो आपको कितनी बार सर्च करना पड़ा? सिर्फ एक बार। पहला सर्च आपने किया, पहली जगह पे ही आपको जो है मिल गया। इसे कहते हैं बेस्ट केस, कि यूजर ने ऐसा इनपुट दे दिया बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस, कि आपके एल्गोरिथम को मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम जो लगा वो इस आंसर को ढूंढने में लगा। तो वर्स्ट केस यानी 7 को ढूंढने में आपको जितना टाइम या स्पेस लगा होगा, वो होगा आपकी एल्गोरिथम की वर्स्ट केस परफॉर्मेंस। और 3 को ढूंढने में आपके एल्गोरिथम को जितना टाइम लगा होगा, वो होगी आपके एल्गोरिथम की बेस्ट केस परफॉर्मेंस। और ऐसे ही एवरेज केस भी आ जाता है। एवरेज केस कहता है कि मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर्च करने के लिए एक इनपुट करो नंबर, यूजर ने बोल दिया 9 बता दो कहाँ पे है। तो एवरेज, ऑन एन एवरेज ऐसे ही इनपुट होते हैं। ये तो ऐसे होता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी तो आपको ये नंबर बोल दिया, किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी तो आपको ये बोल दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द मतलब प्रोबेबिलिटी यही होती है कि बीच का कोई नंबर आएगा, तो ये होता है आपका एवरेज केस। ये 9 भी हो सकता है आपको 0 सर्च करने के लिए बोल दिया जाए, हो सकता है 4 सर्च करने के लिए बोल दिया जाए, हो सकता है 8। यानी ये आपका बेस्ट केस था, ये आपका वर्स्ट केस था। इसके बीच में जो भी है, ये सब एवरेज केस है कि प्रोबेबिलिटी है इनमें से कोई भी नंबर पूछा जा सकता है सर्च करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको 4 सर्च करने के लिए बोला गया, तो 1 और 2 आपके एल्गोरिदम को 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े। अगर आपको 8 सर्च करने के लिए बोला गया था, तो आपको 1 2 3 4 5 ऑपरेशन। तो ये जो है आपका एवरेज केस है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे आपकी एल्गोरिदम को 2 से 5 के बीच में कंपैरिजन तो करने ही पड़ेंगे। 2 3 4 5 ये आपके एवरेज कंपैरिजन है जो आपके एल्गोरिदम को करने ही पड़ेंगे आंसर ढूंढने के लिए। तो इसे कहते हैं एवरेज केस, यानी एक्सपेक्टेड टाइम और स्पेस है रैंडम इनपुट में, ये तो आपको करना ही पड़ता है इतना। ये एक्चुअली जो है टिपिकल परफॉर्मेंस बताता है आपके एल्गोरिदम की, क्योंकि बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी हुई कि बेस्ट वाला ही पूछ लिया।
बहुत कम केसेस ऐसे होंगे इतनी खराब होगी कि वर्स्ट वाला। जनरली बीच वाला ही कोई आ जाता है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है ऐसी। तो 2 से 5 कंपैरिजन जो है वो आपका एवरेज केस है। यही ये पॉइंट कहता है। यहाँ एक लाइन और बोल्ड में लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी पढ़ेंगे। ये कहता है जब आप एनालिसिस करते हैं, तो एल्गोरिदम का एनालिसिस जब हम करते हैं यानी कंपेयर कर रहे होते हैं एल्गोरिदम्स को, तो हम टाइम और स्पेस देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगा, कितनी स्पेस इसने जो है ली। ये हमने डिस्कस कर लिया है। टाइम का मतलब सेकंड्स नहीं होता है। टाइम का मतलब होता है इसको 100 ऑपरेशन करने पड़े और इसको 2 जीबी की स्पेस लेनी पड़ी, या फिर इसको 200 ऑपरेशंस करने पड़े और इसको 4 जीबी की स्पेस लेनी पड़ी। तो एनालिसिस जो है कंपेयर करता है कि कितने ऑपरेशन और कितना स्पेस मेमोरी में इसको लेना पड़ा। उसी के बेस पे जो है ये एफिशिएंसी पहचानता है कि एल्गोरिदम कितनी एफिशिएंट थी। तो ये था हमारा मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ कि एल्गोरिदम एनालिसिस क्या है, क्यों है और इसमें कौन-कौन से केसेस हो सकते हैं। तो हमारे डिसाइडेड टॉपिक में से हमने ये ये डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, तो हम ये सारी टेक्निकल टर्म्स पे डिटेल में बात करेंगे कि ग्रोथ रेट क्या होता है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्यों यूज करते हैं, एंड ऑल दी रिलेटेड टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून टू लॉजिक लिट लर्निंग। अगर कंटेंट आपको यूजफुल लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिथम एनालिसिस के बचे हुए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।